नमस्कार, मैं गौरव जोशी, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज जसवंतगढ़ की बीकॉम सेकेंड ईयर की सभी छात्राओं का जो बीकॉम फाइनल ईयर में प्रोविजनली प्रमोट हो चुकी हैं, कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर अकाउंट्स एंड फाइनेंस की क्लास में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज से हम अकाउंट्स एंड फाइनेंस में पेपर फर्स्ट इनकम टैक्स लॉ एंड अकाउंट्स शुरू करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे देश की सरकार को हमारे देश के आर्थिक विकास में और जनता के लिए विभिन्न परियोजनाएं चलाने के लिए पैसे की आवश्यकता होती है और पैसा कमाने के लिए यानी कि रेवेन्यू के लिए सरकार उद्योग धंधे चलाती है और कई प्रकार की सेवाएं प्रदान करती है। तो उद्योग धंधों के द्वारा और सेवाओं के द्वारा जो कमाया गया पैसा है उसका देश के आर्थिक विकास में जो योगदान है वो नगण्य है। इन क्रियाओं से सरकार बहुत कम पैसा कमा पाती है। तो सरकार क्या करती है कि सरकार जनता पर कर लगाकर राजस्व वसूल करती है, रेवेन्यू कमाती है। तो गवर्नमेंट की रेवेन्यू का, सरकार के राजस्व का जो बड़ा भाग है वो करों से प्राप्त होता है। तो सरकार मुख्यतः दो प्रकार के कर लगाती है, जिनमें पहला है डायरेक्ट टैक्स और दूसरा इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स यानी कि प्रत्यक्ष कर, जो व्यक्ति कर का भार वहन करता है यानी कि जिस पर बर्डन ऑफ टैक्स या इंपैक्ट ऑफ टैक्स होता है, उसी व्यक्ति द्वारा कर का भुगतान करना होता है, गवर्नमेंट को कर चुकाना होता है। यानी कि इंपैक्ट ऑफ टैक्स और इंसिडेंस ऑफ टैक्स दोनों एक ही व्यक्ति पर होते हैं डायरेक्ट टैक्स में। मान लीजिए कि एक व्यक्ति है ए द्वारा कर का भार वहन करना पड़ रहा है, कर का बर्डन उठाया जा रहा है, उसकी जेब से पैसा जा रहा है टैक्स का, और वो खुद ही सरकार को कर का भुगतान भी कर रहा है, उसका पेमेंट भी कर रहा है। तो ऐसा कर, प्रत्यक्ष कर, डायरेक्ट टैक्स कहलाता है। यानी कि कर का भार वहन करने वाला और कर का भुगतान करने वाला दोनों एक ही व्यक्ति होते हैं प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत। और इनडायरेक्ट टैक्स में क्या होता है कि कर का भार वहन करने वाला यानी कि इंपैक्ट ऑफ टैक्स किसी एक व्यक्ति पर होता है और इंसिडेंस ऑफ टैक्स यानी कि कर का जो भुगतान करता है वो कोई दूसरा व्यक्ति होता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि ए ने कर चुकाया बी को और फिर इस कर का भुगतान बी ने गवर्नमेंट को किया, तो ये अप्रत्यक्ष रूप से, इनडायरेक्ट रूप से गवर्नमेंट को कर चुकाया जा रहा है। तो इनडायरेक्ट टैक्स में, अप्रत्यक्ष कर में, कर का भार वहन करने वाला और कर का भुगतान करने वाला दो अलग अलग व्यक्ति होते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि बी, मान लीजिए एक व्यापारी है और बी कोई वस्तु बेचता है ए को, और उस वस्तु पर साथ में कर वसूल किया जाता है जीएसटी के रूप में। तो बी द्वारा ए को कोई वस्तु बेची गई और उस वस्तु के मूल्य में टैक्स भी शामिल किया हुआ है। मान लेते हैं कि 100 रुपये वस्तु का मूल्य है और 10 रुपये उसमें कर लगाया हुआ है, टैक्स लगाया हुआ है। तो बी क्या करेगा कि बी ए से 110 रुपये वसूल करेगा उस वस्तु के बदले, 100 रुपये खुद रखेगा और 10 रुपये गवर्नमेंट को जमा करवाएगा। तो 10 रुपये टैक्स के जमा करवाए जा रहे हैं बी के द्वारा, कर का भुगतान किया जा रहा है बी के द्वारा, लेकिन ये कर किसको वहन करना पड़ रहा है? ये कर वहन करना पड़ रहा है ए को, क्योंकि ए ने बी को वस्तु के मूल्य के बदले 110 रुपये चुकाए हैं, 100 रुपये वस्तु का मूल्य और 10 रुपये कर के रूप में। तो जहां पर कर का भार वहन करने वाला और कर का भुगतान करने वाला दो अलग अलग व्यक्ति हों, ऐसा कर अप्रत्यक्ष कर, इनडायरेक्ट टैक्स कहलाता है। और जहां पर कर का भार वहन करने वाला और कर का भुगतान करने वाला दोनों एक ही व्यक्ति हो, वह डायरेक्ट टैक्स, प्रत्यक्ष कर कहलाता है। तो पेपर फर्स्ट जो हम पढ़ेंगे अकाउंट्स एंड फाइनेंस में, अकाउंटेंसी क्लास में, जो हमारा फर्स्ट पेपर है इनकम टैक्स, वो इनकम टैक्स डायरेक्ट टैक्स का एक उदाहरण है। इनकम टैक्स डायरेक्ट टैक्स ही है, क्योंकि इनकम टैक्स में जो व्यक्ति इनकम कमाता है वही व्यक्ति इनकम टैक्स का भार वहन करता है और उसी को, गवर्नमेंट को, कर का भुगतान भी करना होता है। तो इनकम टैक्स में हम 3 यूनिट्स पढ़ेंगे और इन तीनों यूनिट्स का हम आज की क्लास में इंट्रोडक्शन करेंगे। तो पहली यूनिट में हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन एंड डेफिनेशन। इनकम टैक्स का हम इंट्रोडक्शन करेंगे, परिचय पढ़ेंगे, और इनकम टैक्स में
जो डेफिनेशंस दी हुई है, जो परिभाषाएं हैं, उनकी हम बात करेंगे। फिर हम पढ़ेंगे रेजिडेंशियल स्टेटस एंड इंसिडेंस ऑफ टैक्स। तो जो करदाता है, जो टैक्स पेयर है, उसका रेजिडेंशियल स्टेटस के संबंध में, उसकी निवासीय स्थिति के संबंध में इनकम टैक्स लॉ में क्या प्रोविजंस हैं, क्या प्रावधान है, उनकी हम बात करेंगे। तो एक कोई जो व्यक्ति है, वो उसका जो रेजिडेंशियल स्टेटस है वो 3 प्रकार से हो सकता है। एक तो रेजिडेंट हो सकता है, यानी कि वो हमारे देश में निवासी हो सकता है। दूसरा नॉट ऑर्डिनरीली रेजिडेंट, ये उसका दूसरा स्टेटस हो सकता है। तो निवासी स्थिति में जो पहली स्थिति है वो होती है रेजिडेंट की, दूसरी स्थिति होती है नॉट ऑर्डिनरीली रेजिडेंट की, यानी असाधारण निवासी की, और तीसरी स्थिति होती है नॉन रेजिडेंट की, अनिवासी की। तो इन तीनों स्थितियों, इन तीनों स्टेटस के बारे में, इन तीनों रेजिडेंशियल स्टेटस के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। और साथ ही साथ फिर जो रेजिडेंशियल स्टेटस है उसके हिसाब से इंसिडेंस ऑफ टैक्स, यानी टैक्स का दायित्व उत्पन्न होता है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। उसके बाद चैप्टर है एग्जेम्प्टेड इनकम्स, यानी कि इनकम टैक्स में ऐसी कौन सी इनकम्स है जिनको एग्जेम्प्ट किया हुआ है, कर मुक्त किया हुआ है, उन पर कर नहीं लगता, उनके बारे में हम एग्जेम्प्टेड इनकम्स में पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम अंडर द हेड सैलरीज। तो इनकम टैक्स में इनकम के 5 सोर्स, 5 स्रोत, या इनको कहें कि 5 शीर्षक बनाए गए हैं, और इनके आधार पर ही फिर कर का निर्धारण किया जाता है, कर लगाया जाता है। तो जिनमें से जो पहला शीर्षक है वो शीर्षक है सैलरीज, यानी कि इनकम के जो स्रोत हैं, कहाँ कहाँ से एक व्यक्ति इनकम कमा सकता है, उनके जो स्रोत हैं, उनके जो सोर्सेज हैं, वो 5 निर्धारित किए गए हैं इनकम टैक्स लॉ में। जिनमें से पहला स्रोत निर्धारित किया गया है सैलरीज, यानी कि एक कोई व्यक्ति वेतन से आय कमा सकता है। तो जहाँ पर किसी व्यक्ति का किसी अन्य व्यक्ति के साथ एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर, यानी कर्मचारी और नियोक्ता का संबंध हो, वहाँ पर जो उसको पेमेंट मिलता है, जो भुगतान प्राप्त होता है, वो वेतन कहलाता है। और उस वेतन पर, यानी सैलरी की कर योग्य आय की गणना किस प्रकार से की जाती है, वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इनकम का जो दूसरा सोर्स है वो होता है हाउस प्रॉपर्टी। अगर किसी के पास कोई हाउस है, यानी कि कोई दुकान, गोदाम, कोई रहने का मकान, या कोई फ्लैट, बंगला, अगर कोई हाउस है और उस हाउस को वो किराए पर उठाकर अगर कोई इनकम कमा लेता है, तो उसकी कैलकुलेशन हम करते हैं दूसरे शीर्षक में, दूसरे सोर्स में, और जिसको हम कहते हैं इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो इस प्रकार से ये सब हम पहली यूनिट में पढ़ेंगे। दूसरी यूनिट में हम इनकम का तीसरा हेड, यानी कि तीसरा सोर्स पढ़ेंगे, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। कोई व्यक्ति बिजनेस करके, यानी कि कोई व्यवसाय करके, या फिर कोई प्रोफेशनल सर्विसेज देकर, यानी कि कोई व्यक्ति अगर सीए है, कोई वकील है, कोई डॉक्टर है, तो अपनी प्रोफेशनल सर्विसेज, अपने पेशेवर सेवाएं देकर भी इनकम कमा सकता है। तो अगर इस प्रकार से कोई व्यक्ति इनकम कमाता है, यानी कि व्यवसाय करके या प्रोफेशन से कोई इनकम कमाता है, तो उसकी फिर कैलकुलेशन कैसे की जाती है, वो हम तीसरे शीर्षक में पढ़ेंगे। चौथा हेड है इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। अगर किसी के पास कोई कैपिटल एसेट्स है, यानी कि कोई बिल्डिंग है, कोई लैंड है, ज्वेलरी है, शेयर्स हैं, कोई कैपिटल एसेट्स है, और उनको बेचकर अगर उसने कोई इनकम कमाई है, तो उसकी कैलकुलेशन हम करते हैं इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स में। यानी कि सरकार कहती है कि आप जहां से भी इनकम कमाते हो उस पर टैक्स दे दो। अगर आप सैलरी से इनकम कमाते हो तो उसकी हम कैलकुलेशन करेंगे टैक्सेबल इनकम की, और फिर आपसे टैक्स वसूल करेंगे। आप अगर किराए पर कोई मकान देकर उससे किराया कमाते हो तो उस पर भी हम टैक्स लगाएंगे, उसको हम इनकम मानेंगे। अगर व्यवसाय करते हो या कोई आप पेशेवर सेवाएं देते हो और उससे इनकम कमाते हो, तो उस पर भी आपको टैक्स देना होगा। अगर आप कोई संपत्ति को बेचकर अगर आप लाभ प्राप्त करते हो, गेन करते हो, तो भी आपको वो इनकम मानी जाएगी और उस पर भी आपको टैक्स देना होगा। और अगर आप कोई ऐसी आय कमाते हो जो इन चारों शीर्षकों में भी शामिल नहीं की जा सकती, ना तो वो वेतन की आय मानी जाती है, ना वो हाउस प्रॉपर्टी की इनकम मानी जाती है, ना वो व्यवसाय और पेशे की आय मानी जाती है, और ना ही वो
पूंजी लाभ यानी कैपिटल गेन माने जा रहे हैं, तो ऐसे इनकम को फिर अन्य साधनों, अदर सोर्सेज में हम शामिल कर देते हैं और उसको हम इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज शीर्षक के अंतर्गत उसकी कैलकुलेशन करते हैं। तो मोटे तौर पर इनकम को 5 भागों में बांटा गया है, 5 शीर्षकों के अंतर्गत इसको बांटा गया है इनकम टैक्स में। फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे क्लबिंग ऑफ इनकम, या इसको कहें डीम्ड इनकम, यानी मानी गई आय। किसी व्यक्ति की इनकम में किसी दूसरे व्यक्ति की आय को क्लब करना, उसको शामिल करना, इस चैप्टर के अंतर्गत हम पढ़ेंगे। हो सकता है कर बचाने के लिए कोई व्यक्ति अपनी इनकम को किसी दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफर कर दे, अपने बच्चों को, अपनी वाइफ को, अपने पेरेंट्स को या किसी रिलेटिव को वो अपनी इनकम को ट्रांसफर कर दे। तो सरकार इसको रोकने के लिए, कर बचाने को रोकने के लिए सरकार क्या करती है कि उन दूसरे लोगों की आय को भी उस व्यक्ति की आय मान लेता है, उस व्यक्ति की आय में शामिल करता है। तो क्लबिंग ऑफ इनकम, या इसको हम डीम्ड इनकम के अंतर्गत पढ़ेंगे कि किस प्रकार से दूसरे व्यक्ति की आय को किसी व्यक्ति की आय में शामिल किया जाता है। सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेज। ऐसा भी हो सकता है कि कोई व्यक्ति किसी हेड से, यानी कि हमने 5 शीर्षकों की बात की है, इनमें से किसी हेड में कोई व्यक्ति इनकम की जगह उसको लॉस हो जाए, वो हानि उठाए, तो उस हानि को हम दूसरे हेड्स की इनकम से उसको सेट ऑफ कर सकते हैं। तो वो हम किस प्रकार से सेट ऑफ किया जाता है, उसके संबंध में क्या प्रोविजंस हैं, वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे सेट ऑफ में। और अगर सेट ऑफ नहीं किया जा सकता, यानी कि उसको एडजस्ट नहीं किया जा सकता, समायोजित नहीं किया जा सकता, तो फिर इसको कुछ वर्षों तक आगे ले जाया जा सकता है, कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है ऐसे लॉसेज को। तो उसके बारे में क्या प्रोविजंस है वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो हानियों की पूर्ति और उनको आगे ले जाना, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेज हम पढ़ेंगे दूसरी यूनिट में। फिर 5 शीर्षकों की आय एक साथ जोड़ ली जाती है, फिर उसमें दूसरे व्यक्तियों की आय भी शामिल कर ली जाती है, डीम्ड इनकम को भी शामिल कर लिया जाता है। फिर अगर कोई हानि होती है तो उसको सेट ऑफ कर दिया जाता है, और उसके बाद इस प्रकार से जो उसकी जो टोटल इनकम होती है उसको हम ग्रॉस टोटल इनकम, सकल कुल आय कहते हैं, ग्रॉस टोटल इनकम। और फिर अगर कोई व्यक्ति कहीं इन्वेस्टमेंट करता है तो उस इन्वेस्टमेंट्स के संबंध में या कुछ अलग प्रकार से उसको कुछ डिडक्शंस, कटौतियां दी जाती हैं, वो हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। डिडक्शंस फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम, जो उसने सकल कुल आय कमाई है, 5 शीर्षकों की कुल आय और फिर दूसरे व्यक्तियों की आय, उसकी आय में शामिल करने के बाद और अपने लॉसेस को सेट ऑफ करने के बाद में उसकी जो ग्रॉस टोटल इनकम है उसमें से हम उसको कुछ डिडक्शंस देते हैं। उसके लिए कुछ प्रावधान है, कुछ सेक्शंस बनाए हुए हैं। तो डिडक्शंस फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम ये हम इस दूसरी यूनिट में पढ़ेंगे। फिर हम तीसरी यूनिट में क्या करेंगे, जब उसने अपनी इनकम कमा ली किसी व्यक्ति ने, तो उस व्यक्ति की इनकम पर हम उसकी टोटल इनकम ज्ञात करेंगे, टोटल इनकम निकालेंगे और फिर उसके कर दायित्व यानी टैक्स लायबिलिटी हम तीसरी यूनिट में कैलकुलेट करेंगे, कंप्यूटेशन करेंगे। तो तीसरी यूनिट में हम कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल, यहां पर हम बात करें कि किसी व्यक्ति ने आय कमाई है, तो व्यक्ति का मतलब किसी इंसान से नहीं है, बल्कि व्यक्ति, पर्सन्स की एक डेफिनेशन दी हुई है जो हम पढ़ेंगे यहां पर पहले चैप्टर में, इंट्रोडक्शन एंड डेफिनेशंस में, परिचय एवं परिभाषाओं में। तो वहां पर व्यक्ति में केवल इंसान शामिल नहीं किए जाते, बल्कि कुछ अदर जो एंटिटीज हैं उनको भी शामिल किया जाता है। जैसे एक तो जो प्राकृतिक व्यक्ति है इंसान, चाहे वो कोई पुरुष हो, महिला हो, कोई अवयस्क हो, कोई दिवालिया, पागल, इन सब को शामिल कर लिया जाता है। हम जब तो उसको इंडिविजुअल कहा जाता है, पर्सन्स, व्यक्ति। जब हम यहां पर व्यक्ति की बात कर रहे हैं तो यहां पर व्यक्ति का मतलब किसी इंसान से नहीं है, बल्कि व्यक्ति में क्या क्या शामिल होता है। व्यक्ति में एक तो व्यष्टि यानी कि इंडिविजुअल, एक इंसान शामिल किया जाता है। पार्टनरशिप फर्म शामिल होती है, पार्टनरशिप फर्म को भी व्यक्ति, पर्सन कहा जाता है। कंपनी, एओपी
एंड BOI, एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स, जहां पर ये जो व्यक्ति हैं ये मिलकर कोई व्यवसाय करते हैं लेकिन पार्टनरशिप फर्म नहीं बनाते, यानी पार्टनरशिप नहीं करते लेकिन साथ में मिलकर कोई व्यवसाय करते हैं, तो उसको AOP, एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स कहा जाता है। और BOI, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, जहां पर कोई जो इंसान एक साथ मिलकर कोई व्यापार करते हैं उसको बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, BOI कहा जाता है। तो पार्टनरशिप फर्म, तो जहां पर कुछ लोग मिलकर साझेदारी, पार्टनरशिप बनाते हैं, उसको पार्टनरशिप फर्म कहा जाता है। लेकिन कुछ लोग मिलकर अगर व्यवसाय करते हैं लेकिन वो पार्टनरशिप नहीं करते, उनको AOP कहा जाता है। इसी प्रकार से व्यक्ति में HUF, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, जहां पर जो हिंदू संयुक्त परिवार कोई अगर व्यवसाय करता है तो वो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, हिंदू अविभाजित परिवार के रूप में भी वो अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकता है। ये भी एक व्यवसाय का प्रारूप है। तो व्यवसाय का प्रारूप है पार्टनरशिप फर्म, कंपनी, AOP एंड BOI, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, ये व्यवसाय का प्रारूप है। और इसके बाद जो लोकल अथॉरिटी है, नगर पालिका, नगर निगम, इन पर भी टैक्स लगता है, इनको भी व्यक्ति में शामिल किया जाता है। और कोई जो आर्टिफिशियल जुडिशरी पर्सन है, जो कोई कृत्रिम न्यायिक व्यक्ति है, जैसे कोई यूनिवर्सिटी है, कोई मंदिर है, कोई देवता है, देवता के नाम से भी पैसे कमाए जाते हैं, इनको भी व्यक्ति में शामिल किया जाता है। तो हम जब यहाँ पर व्यक्ति कहते हैं, पर्सन कहते हैं, उसका मतलब कोई इंसान से नहीं होता बल्कि इन 7-8 एंटिटी से होता है। तो इन व्यक्तियों का कर निर्धारण किया जाएगा 30 यूनिट में। और इन व्यक्तियों में सबसे पहले जो हम कर का निर्धारण करेंगे, कर दायित्व जो की गणना करेंगे, वो करेंगे इंडिविजुअल्स की, यानी इंसानों की, व्यक्तियों की। अगर कोई व्यक्ति इनकम कमाता है तो उस पर फिर किस प्रकार से उसकी कुल आय यानी कि टोटल इनकम और किस प्रकार से उसकी टैक्स लायबिलिटी यानी कर दायित्व का निर्धारण किया जाता है, उसकी गणना की जाती है, वो हम पढ़ेंगे। फिर इसके बाद हम हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की टोटल इनकम और टैक्स लायबिलिटी की कंप्यूटेशन पढ़ेंगे। फिर हम पार्टनरशिप फर्म की टोटल इनकम और टैक्स लायबिलिटी की कंप्यूटेशन पढ़ेंगे। फिर एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स, यानी कि कुछ व्यक्ति मिलकर एक समूह बनाते हैं और व्यापार करते हैं लेकिन पार्टनरशिप नहीं करते, तो उनको एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स कहा जाता है। ये व्यवसाय का एक प्रारूप है। तो एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स पर भी टोटल इनकम और उनकी टैक्स लायबिलिटी कैसे कंप्यूटेशन किया जाएगा, वो हम पढ़ेंगे। डिडक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स, उद्गम स्थान पर कर की कटौती, जहां से किसी को कोई पेमेंट किया जा रहा है, किसी को कोई इनकम हो रही है, वहीं पर पहले टैक्स काट लिया जाता है, उसको हम डिडक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स कहा जाता है। इसके संबंध में क्या प्रोविजंस है वो हम पढ़ेंगे। एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स, कर का अग्रिम भुगतान, यानी कि वर्ष पूरा होने से पहले ही कर का पहले एडवांस में ही पेमेंट कर दिया जाता है, उससे रिलेटेड क्या प्रोविजंस है वो हम पढ़ेंगे। और असेसमेंट प्रोसीजर, कर निर्धारण की प्रक्रिया क्या है असेसमेंट की का तरीका इनकम टैक्स लॉ में, वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो इस प्रकार से हम ये 3 यूनिट्स जो है इनकम टैक्स लॉ एंड अकाउंट्स के पेपर में की किताब में पढ़ेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। आज की क्लास में हमने जो है इनकम टैक्स लॉ एंड अकाउंट्स की बुक का इंट्रोडक्शन किया है, हमने 3 यूनिट्स के बारे में जाना। अगली क्लास से हम जो है ये चैप्टर वाइज इनकी स्टडी शुरू करेंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि हमने जो सिलेबस इसका आज की क्लास में डिस्कस किया है वो आपको समझ में आया होगा। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद।